नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर। तो उम्मीद है आपकी नीट की जो तैयारी है वो बच्चों जोरों पे चल रही होगी और आप अपना जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन करके चल रहे होंगे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बच्चों हम आपके लिए लेके आए हैं आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा बच्चों पीरियोडिक टेबल। एक कंप्लीट सेशन होने वाला है पीरियोडिक टेबल का। इसके अलावा आपको कहीं से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप चैनल पे बने रहें, आपका साथ बनाए रखें। तो देखो बच्चों, पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक मतलब चीजें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होगा। द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द नोन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। अब जो जो भी एलिमेंट्स थे उनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, फिजिकल भी केमिकल भी, इन सच अ वे दैट the elements of similar properties are grouped together in a tabular form is known as आपका पीरियोडिक टेबल। तो जितने भी एलिमेंट्स थे उनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट यदि आपने किया, अब उन सारे एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे जिनकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी उनको ग्रुप कर दिया एक ही ग्रुप के अंदर, और उसको यदि आप टेबुलर फॉर्म के अंदर बना देते हो तो दिस इज कॉल्ड बच्चों पीरियोडिक टेबल। इससे आसान डेफिनेशन नहीं हो सकती। अब देख लेते हैं बच्चों डेवलपमेंट ऑफ ए पीरियोडिक टेबल में किन किन साइंटिस्ट का अहम योगदान रहा है। तो उन साइंटिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, उन्होंने कैसे पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में हेल्प की है। तो आइए बात कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आता है लेवोसियर क्लासिफिकेशन। लेवोसियर क्लासिफिकेशन, इसके डीमेरिट्स पढ़ेंगे, इनसे क्या बातें छूट गई थी इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है प्राउस्ट हाइपोथेसिस। प्राउस्ट हाइपोथेसिस के बाद डोबेराइनर ट्राइड्स लॉ। इसके बाद आता है बच्चों न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव या न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। इसके बाद आता है बच्चों लोथरमेयर कर्व, जिसमें पीक पोजीशन पे कौन से मेटल्स थे, ये सारी चीजें देखेंगे। और फिर आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बच्चों। तो ये सारी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों आपके लेवोसियर क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर। तो लेवोसियर भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया बच्चों दो पार्ट्स के अंदर। दो पार्ट्स कौन कौन से? एक तो मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। ठीक है, तो अब इनके पीछे कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे होंगे, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? वैसे भी आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड पे रखे होते हैं इनको मेटल्स बोला जाता है, और जो राइट हैंड साइड पे रखे होते हैं उनको नॉन मेटल्स बोला जाता है। तो अब इसकी डेफिनेशन आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास से। मेटल्स आर दोज विच हैव द टेंडेंसी टू लूज अ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स वो होते हैं सर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं सर? हम अपने आप बता देंगे, बताओ। तो तुमने बताया कि नॉन मेटल्स आर दोज विच हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। जैसे अब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज क्यों कर रहे हैं बच्चों? अल्टीमेट एम जो है पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट क्या होना चाहता है? स्टेबल। स्टेबल कब होगा? जब वो अचीव कर लेगा बच्चों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उनके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। धीरे धीरे आपको ये बातें समझ आएगी। देखो जैसे 11 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, +1 का मतलब इस पे 10 है, अब इसका कितना हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसने स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए नियोन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। इसके बाद मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसका एटॉमिक नंबर भी अब मतलब एटॉमिक नंबर इन द सेंस इलेक्ट्रॉन अब 10 हो जाएंगे। यहाँ पे एल्यूमिनियम 13 था, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी इज नोन एज किसकी टेंडेंसी होती है बच्चों? मेटल्स की। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी किसकी होती है? आपकी नॉन मेटल्स की। जैसे फ्लोरीन के पास 9 एटॉमिक नंबर था, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया F नेगेटिव, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो गेन इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है नॉन मेटल्स की, और लूज इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है बच्चों मेटल्स की। क्लोरीन 17 था, एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ब्रोमीन ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो यहाँ पे 36 हो जाएंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसके डीमेरिट्स देखेंगे और उसके बाद एक एक करके वन बाय वन इन सारी हाइपोथेसिस या फिर लॉज जो है इनको डिटेल से स्टडी करेंगे, और पूरी पीरियोडिक टेबल की ट्रिक्स मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में पूरी पीरियोडिक टेबल 118 के 118 एलिमेंट से याद करवा दूंगा। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है क्लासिफिकेशन में डीमेरिट्स किसकी? लेवोसियर क्लासिफिकेशन सिस्टम की। चलते हैं। तो बच्चों यदि अगर आगे हम बात करें
तो आगे आता है बच्चों ड्रॉबैक्स ऑफ लेवोसियर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या बात बताई गई बच्चों, क्या ड्रॉबैक्स थे, सुनिए ध्यान से, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे थे तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए ये जो सिस्टम था, ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये मतलब इसके लिए अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं मतलब कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़े, क्लासिफिकेशन बिकम्स इनसफिशिएंट टू क्लासिफाई अदर एलिमेंट्स, जो कि आगे डिस्कवर होते जा रहे थे, तो यहाँ पे डिफिकल्टीज आ रही थी। तो ये इसका फर्स्ट ड्रॉबैक था। नेक्स्ट बच्चों देखो, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे बच्चों जो कि दोनों की प्रॉपर्टीज, लेवोसियर साहब ने तो ये बताया कि आपके एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दो, मेटल्स और नॉन मेटल्स में, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी देखने को मिले बच्चों विच एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो इनको बाद में पता चला कि ये क्या थे, आपके मेटलॉइड्स थे। ये क्या थे बच्चों, मेटलॉइड्स। और जो कि लेवोसियर जी के अकॉर्डिंग इनको प्लेस करना पीरियोडिक टेबल में डिफिकल्ट हो रहा था। तो ये दो आपके क्या थे बच्चों, ड्रॉबैक्स थे किसके, लेवोसियर क्लासिफिकेशन सिस्टम के। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। सेकंड हमने जिक्र किया था बच्चों प्राउस्ट हाइपोथेसिस का। तो प्राउस्ट हाइपोथेसिस ने एज्यूम कर लिया बच्चों, क्या एज्यूम कर लिया, देखो इन्होंने एज्यूम कर लिया कि सारे के सारे एलिमेंट्स आपके हाइड्रोजन एटम से मिलके बने हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट होगा उसको n टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम यदि कर दोगे तो वो उसका आपका एटॉमिक वेट आ जाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। लेकिन यहाँ पे भी ड्रॉबैक्स आए। अब देखो जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 टू इंफिनिटी, कहीं कितने भी हो सकते हैं। तो देखो ड्रॉबैक्स क्या है, और एक एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन से नहीं बन सकता। फर्स्ट तो ड्रॉबैक यही था बच्चों, एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एटम। सेकंड बच्चों, जो कि एलिमेंट्स थे, एटॉमिक वेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वर नॉट बी फाउंड एज ए होल नंबर। तो सारे के सारे 1 2 3 4 एंड सो अप टू ऐसे होल नंबर नहीं थे। यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया बच्चों, क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर यदि आप यहाँ पे पुट करोगे n की वैल्यू 35.5 आएगी, विच इज नॉट अ होल नंबर। स्ट्रोंशियम की वैल्यू 87.6 आएगी। तो ये एटॉमिक वेट ऐसे थे कि जो कि प्राउस्ट हाइपोथेसिस को फॉलो नहीं कर रहे, और ना ही सारे के सारे एलिमेंट्स आपके हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद डोबेराइनर ट्राइड्स रूल या फिर डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड। अब लॉ ऑफ ट्राइड तीन शब्दों का समूह, ऐसा कुछ आपको सुनाई दे रहा होगा या समझ में आ रहा होगा, लॉ ऑफ ट्राइड से। इसके अंदर क्या किया गया बच्चों, डोबेराइनर भाई साहब ने क्या किया, he made the group of 3 elements which having similar properties, chemical properties, उनको इसने क्या बोला, ट्राइड्स। एग्जांपल से भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या बताया कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है बच्चों, इन दोनों के एटॉमिक वेट को यदि आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट आ जाएगा। इन डोबेराइनर ट्राइड्स एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो अब इसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। बहुत सारी जगह तो ये वैलिड हुआ, लेकिन डी और एफ ब्लॉक के अंदर, ये इसके ड्रॉबैक्स के अंदर मैं बताऊंगा कि ड्रॉबैक्स थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये चीज वैलिड नहीं हुई। क्या वैलिड नहीं हुई, डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड्स। ठीक है बच्चों, अब उसको देख लेते हैं, एक्सेप्शन और एग्जांपल्स, सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो यदि बच्चों हम बात करें एग्जांपल्स की, तो यहाँ पे क्या बताया गया, डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड्स ने बताया कि जो एटॉमिक वेट है फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का, यदि आप इसका एवरेज लोगे तो आपके मिडल वाले एलिमेंट का क्या है बच्चों, एटॉमिक वेट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल सोडियम, लिथियम का है 7 और थर्ड एलिमेंट है पोटेशियम 39। तो इसका एवरेज लोगे, जहां पे एक्स क्या बच्चों, एक्स है एवरेज एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे एक्स निकालोगे तो फर्स्ट एलिमेंट का मास प्लस थर्ड एलिमेंट का मास, यदि इसको 2 से डिवाइड करोगे एवरेज निकालोगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास निकल आएगा। तो ये बात उसने डोबेराइनर जी ने हमें बताई थी। नेक्स्ट, कैल्शियम का 40 है, बेरिलियम का 137 है, तो अप्रोक्सीमेटली 88.5 जो कि स्ट्रोंशियम का मिडल वन एलिमेंट जो प्लेस है, इसका एटॉमिक वेट आ जाएगा। ऐसे ही और एग्जांपल बात करो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यदि आप क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक वेट डिवाइड करोगे, एवरेज एटॉमिक वेट निकालोगे, तो आपके मिडल वन एलिमेंट दैट इज ब्रोमीन का एटॉमिक वेट जो है वो निकल आएगा। बट यहाँ पे क्या बात है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स एवरेज एटॉमिक वेट था। ये और एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
इसके बाद पोटेशियम आर्सेनिक एंटीमनी Sb, सल्फर सेलेनियम और टेल्यूरियम। तो ये और भी एग्जांपल्स है जहां पे ये रूल फॉलो होगा, लेकिन ये रूल कहां पे फॉलो नहीं होगा बच्चों, ड्रॉबैक्स है ट्राइड ला के कि हर एक नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज एज ट्राइड। तो हर एक नॉन एलिमेंट्स को आप ट्राइड्स की फॉर्म में, उसकी जरूरी नहीं कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो उसको ट्राइड बोलो। तो यहाँ पे क्या है, दिस इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो दिस इज द एक्सेप्शन और ड्रॉबैक ऑफ डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड्स। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड्स। फोर्थ हमें डिस्कस करना है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव या लॉ ऑफ ऑक्टेव्स गिवन बाय न्यूलैंड। तो इन्होंने क्या बताया, जैसे आपने म्यूजिक के शब्द सुने हैं सारे गामा पा धा नी सा, तो ऐसे फर्स्ट जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट से मैच करेगी। तो ये हमारे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने बताया कि ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट फर्स्ट सिमिलर टू दी फर्स्ट एलिमेंट। जैसे कि म्यूजिक के अंदर होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये एट्थ एलिमेंट है। तो इन्होंने क्या कहा कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच करेगी, और प्रॉपर्टीज मैच करिए तो इन सबको एक ग्रुप में एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करवा दो। वो पीरियोडिक टेबल को बनाने चले थे। नेक्स्ट, इसके बाद एट दैट टाइम इनर्ट गैसेस वाज नॉट नोन। तो उस टाइम पे इनर्ट गैसेस का कोई जिक्र नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच हो रही है। क्यों, लिथियम फर्स्ट एलिमेंट यदि मान लिया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एंड एट्थ, तो लिथियम की प्रॉपर्टीज मैच कर रही है सोडियम से। ऐसे ही बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैच कर रही है मैग्नीशियम से, एंड सो ऑन। यानी कि हर एक एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगी। दिस इज गिवन बाय न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इसके ड्रॉबैक्स की बात यदि हम करें बच्चों, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था। कैल्शियम के बाद वैलिड क्यों नहीं था, यहाँ पे आ गए थे बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 18 एलिमेंट्स का डिफरेंस हो जाता है। 2 8 8 18 18 32 32, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे 18 एलिमेंट्स का डिफरेंस हो गया इंस्टेड ऑफ 8। और एक क्या था बच्चों, इसके बाद यहां तक नोबल गैस का जिक्र नहीं था, लेकिन बाद में जब नोबल गैस आए तो उनका जिक्र जब आया तो उसकी वजह से एट्थ एलिमेंट अब आपका नोबल गैस हो गया, जिससे कि इसकी प्रॉपर्टी कतई भी मैच नहीं करेगी। तो दीज टू आर द ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उम्मीद है बच्चों आपको यहां तक बातें समझ में आई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट लोथर मेयर कर्व पढ़ेंगे, उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, देन मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट यदि बच्चों हम बात करें लोथर मेयर कर्व की, तो इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था कि ही प्लॉटेड ए कर्व या फिर ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। तो ये देखिए एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में इन्होंने कर्व प्लॉट किया गया, जिससे आपको क्या पता चला। देखिए बात कर लेते हैं कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का इन्होंने कर्व प्लॉट किया गया। इनसे इनको बहुत सारी ऑब्जर्वेशन हुई। इनके अंदर इन्होंने क्या किया गया कि कुछ एलिमेंट्स थे जिनको पीक पोजीशन दी, कुछ थे जो टॉप मोस्ट या टॉप बॉटम पोजीशन दी, तो कुछ को टॉप कुछ को बॉटम वाली पोजीशन इन्होंने डिफाइन की। तो देखो, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स मतलब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, यानी कि कौन कौन से, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम। ये लिखे नहीं हुए, आप अल्टीमेटली समझ सकते हो। इनको इन्होंने क्या किया, सबसे पीक पोजीशन पे रखा है। तो देखो ये जो ग्राफ प्लॉट कर रखा है, इसमें जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स कौन से, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंशियम, तो इनको इन्होंने टॉप मोस्ट पोजीशन दी। सेकंड पॉइंट आता है बच्चों लोथर मेयर कर्व का कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो थे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से सर, अब आते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स इनको बोला जाता है। तो इन्होंने सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं बच्चों, आपको पता है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड रेडियम। तो इनको कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की गई, ऑक्यूपाइज द डिसेंडिंग पोजीशन। तो ये देखो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड रेडियम, तो इट ऑक्यूपाइज द डिसेंडिंग पोजीशन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव वालों को तो टॉप मोस्ट या पीक पोजीशन, और डिसेंडिंग पोजीशन पे रखे गए बच्चों कौन, आपके
लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स यानी कि एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसके बाद थर्ड आता है बच्चों कौन, थर्ड आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, बबीता, सीता, गीता और ऐश्वर्या सब ट्यूशन पे पढ़ने आते हैं। बबीता, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पे पढ़ने आते हैं। तो इन्होंने इनको कहां पे प्लेस किया गया, एंड ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्यूपाइड द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द कर्व। तो मेटलॉइड्स ये रहे और ट्रांजिशन मेटल्स इस कर्व में बॉटम मोस्ट पोजीशन पे आपके प्लेस किए गए। अब एक और बच गए बच्चों, अब आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब इनके बारे में बात करेंगे कि क्या होते हैं। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एलोजन होते हैं बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये बात याद रख लेना। तो यहाँ पे ऑक्यूपाइज द असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व, तो इनको यहाँ पे असेंडिंग पोजीशन पे रखा गया है। तो ये इस कर्व की कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो आपको याद में रखनी है बच्चों। नेक्स्ट आता है कि वो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको सिमिलर पोजीशन पे रखा गया है कर्व के अंदर। उम्मीद है यहां तक आपको बात क्लियर हुई होगी। तो कंक्लूजन आता है बच्चों की ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व मेयर प्रोपोज दैट physical properties of the elements are periodic function of their atomic weight and this has become the base of Mendeleev periodic table। यानी कि इन्होंने क्या बताया कि जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो एलिमेंट्स की, वो आपका पीरियोडिक फंक्शन था किसका, एटॉमिक वेट का। कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, और इसी को बेस मान के मेंडलीव जी ने अपनी पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया, अपनी पीरियोडिक टेबल हमें दी। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जब कोई एलिमेंट्स अरेंज होता है बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तो एलिमेंट्स जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिपीट करते हैं ओवर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको बोला जाता है बच्चों पीरियोडिक फंक्शन। तो उम्मीद है आपको लोथर मेयर कर्व तक सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 6 नंबर पे बच्चों आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसकी डीमेरिट्स, और उसके बाद आएगी बच्चों मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। एक एक टॉपिक आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बच्चों, सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व होंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट अभी बात करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। तो नेक्स्ट यदि बच्चों हम बात कर लेते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, जिसमें मेंडलीव पीरियोडिक लॉ सबसे पहले आपको गिवन है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है बच्चों, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है किन्हीं भी एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं बच्चों उनके एटॉमिक वेट के, तो यही कहलाता है मॉडर्न या फिर मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। नेक्स्ट यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि क्या क्या विशेषताएं थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, तो वो देखो सबसे पहली विशेषता क्या थी, ये आपकी बेस थी आपके एटॉमिक वेट के ऊपर। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बच्चों, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, दिस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट। नेक्स्ट उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स पहचाने गए थे या अर्थ क्रस्ट से निकाले गए थे। नोबल गैस का वहां पे कोई भी जिक्र नहीं था क्योंकि वो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। वो फर्स्ट साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक मैनर में, जहां पे हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो सिस्टमैटिक मैनर में इन्होंने उनको अरेंज किया, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला गया बच्चों, पीरियड्स, जिसके नंबर थे 7, और वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पे ग्रुप्स, जिसके नंबर थे 8। इंपॉर्टेंट बात है 18 नहीं है, पहले ही बता रहा हूं, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी बच्चों, यहाँ पे 8 ही ग्रुप थे। ठीक है, मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको कैसी दिखती थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट ईच ग्रुप अप टू 7th इज डिवाइडेड इनटू 2 सब पार्ट्स, ए एंड बी सब पार्ट्स या सब ग्रुप एलिमेंट्स। ए सब ग्रुप को बोलते थे बच्चों नॉर्मल या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, बी सब ग्रुप को बोलते थे बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट जो आता है वो आता है बच्चों 8th ग्रुप एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स इन अ 3 रो, तो इनको ट्रांजिशन मेटल ग्रुप जो है वो बोला जाता था। नेक्स्ट आता है बच्चों एलिमेंट्स जो बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप से, तो वो सिमिलर प्रॉपर्टी एग्जिबिट्स करेंगे। तो ये थी बच्चों आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात कर लेंगे हम उसके
मतलब मेरिट्स की एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ आपका ये जो डिस्कवरी वाला पार्ट था वो मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। फिर 4-5 टॉपिक और बचेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियस आयनिक साइज। इसके बाद फिर आपके पास आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और आपके पास आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रो एफिनिटी। ये सारे टॉपिक्स और बचते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे बच्चों मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या फिर डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। तो यदि बच्चों हम एडवांटेजेस या मेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस या फिर डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों मेरिट्स में हम देखते हैं कि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को स्टडी करना आसान हो गया था क्योंकि फर्स्ट टाइम मेंडलीव ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया था ग्रुप्स के अंदर और अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां से इनको स्टडी करना आसान हो गया था। ये फर्स्ट मेरिट वाला पॉइंट है। सेकंड आता है बच्चों इन्होंने जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर्ड भी नहीं हुए थे उनके लिए स्पेस पहले से ही प्रिडिक्शन कर दी थी। ये भी एक बहुत अहम बात थी। इन्होंने क्या किया, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, टेक्टिनियम, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी पोजीशन या प्रॉपर्टीज इन्होंने पहले ही वेल डिफाइन कर दी थी जब तक कि ये डिस्कवर भी नहीं हुए थे, और इनके लिए इन्होंने कुछ खाली स्पेस छोड़ दिया था। बाद में पता चला गया कि ब्लैंक स्पेस जो था एटॉमिक वेट वो 72 इन सिलिकॉन ग्रुप वाज कॉल्ड इक्का सिलिकॉन। ऐसे ऐसे कुछ एग्जांपल्स अभी मैं आपके सामने लिखूंगा, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, इक्का जर्मेनियम, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में बता दिया था इन्होंने। जो 72 है ये सिलिकॉन था, इसको इसने बोला सर, जो हमारे मेंडलीव जी इन्होंने क्या बोला, इक्का सिलिकॉन मींस प्रॉपर्टीज लाइक सिलिकॉन एंड एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर वाज कॉल्ड, इसने बोला जर्मेनियम। सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम डिस्कवर्ड हुआ, तो इनकी प्रॉपर्टीज इन्होंने पहले से ही बता रखी थी, वेल डिफाइंड थी, और उनके लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया था। तो ये बहुत अच्छी बात थी। नेक्स्ट यदि हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले आता है बच्चों पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन की इनको कहीं पे भी पोजीशन रखने के लिए इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्यों समझ नहीं आ रहा था? क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो रिजेंबल करी थी फर्स्ट ग्रुप मेटल यानी कि अल्कली मेटल से, और बच्चों किससे, एलोजन से, जो कि सेवंथ ए ग्रुप था इसके अकॉर्डिंग। तो ये प्रॉपर्टीज मैच करी थी, इस वजह से मेंडल कुछ भी मतलब उनको कुछ भी सुझाव नहीं आया कि इसको कहां पे प्लेस किया जा सके। नेक्स्ट यदि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स जैसा कि आपको पता है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स डिफर, तो दे शुड हैव प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, बट देयर इज नॉट सच पोजीशन जो कि उन्होंने बताया हो कि हम इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये सेकंड डीमेरिट थी आपकी किसकी बच्चों, डिसएडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। थर्ड आता है बच्चों एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। जैसा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो बेस था वो था एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, लेकिन बच्चों यहाँ पे कुछ ऐसे एनोमलस पेयर थे जिसमें एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा था उसको बाद में रखने की बजाय उसको पहले ही प्लेस कर दिया था। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स है, देयर वर सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच डिड नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एग्जांपल्स क्या क्या वैसे बच्चों, आर्गन और पोटेशियम। पहले आर्गन रखा गया लेकिन इसका एटॉमिक वेट यदि देखा जाए तो 39.9 है, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा जिसको मेंडलीव जी ने अपना बेस माना था। तो ये इसका डीमेरिट हो गया। ऐसे ही टेल्यूरियम और आयोडीन में इसका मास ज्यादा है लेकिन इसको पहले प्लेस किया गया है। ऐसे ही कोबाल्ट और निकल में इसका मास ज्यादा है लेकिन इसको पहले प्लेस किया गया है, बाद में प्लेस करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। सो दैट्स व्हाई दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अभी कुछ और डीमेरिट्स या मेरिट्स हैं उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपका ये टॉपिक दी एंड हो जाएगा। तो जैसा कि बच्चों हमने डिस्कस किया था, इक्का एल्यूमिनियम जो था इसको ये इक्का एल्यूमिनियम नाम दिया गया था गैलियम के लिए, इक्का बोरोन नाम दिया गया था स्कैंडियम के लिए, इक्का सिलिकॉन नाम दिया गया था बच्चों जर्मेनियम के लिए, और इक्का मैंगनीज नाम दिया गया था बच्चों
टेक्नीशियम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेरिट्स के अंदर और बात करें तो इन्होंने जो डाउटफुल एटॉमिक वेट थे उनका करेक्शन किया गया इसके अंदर, ये इनकी मेरिट्स थी। इनको क्या था, एटॉमिक वेट होता बच्चों वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो एटॉमिक वेट जो था इनिशियली साइंटिस्ट ने क्या किया था, जो मेंडलीव जी थे उन्होंने देखा कि बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट 4.5 है, और ये बेरिलियम इन्होंने माना था कि ट्राइवेलेंट नेचर का है। तो इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर मतलब 3 इंटू 4.5, आंसर आ जाएगा 13.5। लेकिन इसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी। लेकिन इसके बाद इन्होंने करेक्शन किया। करेक्शन क्या किया बच्चों, बेरिलियम जो था एक्चुअली बाइवेलेंट मॉलिक्यूल था, तो 4.5 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों 9। इसको जगह दी गई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, कहां जगह दी गई, इसको लिथियम और बोरोन के बीच में जगह मिली जहां पे बेरिलियम को प्लेस कर दिया गया। तो ये कुछ करेक्शंस थे बच्चों। और भी कुछ एलिमेंट्स थे जिनके अंदर करेक्शन किया गया, जैसे यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट मेरिट्स के अंदर कंक्लूड किए जाएंगे। अब यदि डीमेरिट्स के अंदर और बात की जाए बच्चों, तो लाइक एलिमेंट्स को इन्होंने प्लेस कर दिया था डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। कैसे, देखो कुछ एलिमेंट्स थे जैसे कि प्लेटिनम और गोल्ड, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी, लेकिन इन्होंने इनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्लेस कर दिया। जैसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर यदि प्लेटिनम को देखोगे तो 8th ग्रुप के अंदर, और यदि गोल्ड को देखोगे तो फर्स्ट बी ग्रुप के अंदर इन्होंने प्लेस कर दिया, जो कि एक डीमेरिट थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। नेक्स्ट, कुछ अनलाइक एलिमेंट्स थे जिनको मतलब अलग अलग जैसी प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया गया। जैसे बात करोगे, जैसे फर्स्ट ग्रुप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, तो यहाँ पे क्या किया गया बच्चों, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रेंशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, और जबकि कॉपर, एजी, एयू, सिल्वर, गोल्ड ये जो है ये कैसे कोइनेज मेटल है। इन दोनों को साथ में प्लेस कर दिया गया बच्चों, ये भी इसकी डीमेरिट्स थी।